हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का। भावी पैरामेडिकल क्षेत्र में जाने वाले, है ना, मेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर चुनने वाले बच्चे, आप सभी बच्चों का विद्या कुल के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में हम लोग जीके, यानी जो भी आपके सिलेबस में जीके से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हाय रब्बा क्या पूछ लिया जाता है। नहीं भाई, बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग कुछ, यानी कि जितना भी आपके सिलेबस में बचा हुआ है, सिलेबस में दिया गया है, उन टॉपिक्स को पढ़कर और साथ ही पीवाईक्यू और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप लोगों के मन से जो जीके का डर है वो बिल्कुल चला जाएगा। याद रखो, तो जीके में कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते भाई जीके में क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए। बहुत ही लिमिटेड आपके एग्जाम में आता है। अगर वहां पे आपने डायरेक्ट हिट किया तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन वहां से बना ले जाओगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने दिया हुआ है, जहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल हमारे देश में सेलिब्रेट किए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, तो उस उत्सव से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये उत्सव किस राज्य से संबंधित है। जैसे भांगड़ा है, पंजाब से है ना। जैसे कि जात्रा उत्सव है, ये त्रिपुरा का है। वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो महाराष्ट्र बेसिकली महाराष्ट्र में ही होता है ना। तो महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। महाराष्ट्र की महिलाएं जो साड़ी पहनने का उनका जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो साड़ी पहनकर ये लोग डांस करते हैं। पूछा गया है कौन सा है। बिहू अगर हम लोग बात करें तो ये है असम का। ये बिहू एक साल में 3 बार मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग, यानी कि जो फसल उत्पादन है उनका अलग अलग सीजन होता है। तो उस अलग अलग सीजन में ये 3, यानी कि एक साल में ये लोग 3 बार सेलिब्रेट करते हैं। तो कहाँ का है? ये असम का है। तो बिहू है असम का। घूमर, घूमर घूमर आपने सॉन्ग सुना होगा, कहाँ का है? ये है राजस्थान का। कहाँ का बच्चा? ये है राजस्थान का। ये राजस्थान का पारंपरिक डांस है ना, घूमर। एक सॉन्ग भी बहुत फेमस हुआ था, घूमर घूमर, है ना। तो वो घूमर से याद रखो कि ठीक है। हाँ बिल्कुल देख सकता है बेटा, बिल्कुल देख सकता है। जैसे कि थंबनेल में जितने भी एग्जाम हैं मेंशन किए गए, सारे एग्जाम के आप ANM GNM, है ना, UPGT, है ना, HNBU MU DCEC, है ना, ये सारे एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो निसंकोच आप क्लास करिए। जहां पर भी जिस भी एग्जाम में आपके जीके क्वेश्चन बनते, सारा कवर हो जाएगा। राइट बेटा। पूछा है तीसरा है लावड़ी और भांगड़ा। तो जानते हो भाई, भांगड़ा पंजाबियों का, है ना, पंजाब का है ये लोक नृत्य। लोक नृत्य मतलब समझते हो, यानी कि ये फोक डांस है। मतलब अलग अलग जगह पर, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो 28 स्टेट है। तो 28 स्टेट में अलग अलग स्टेट में उनका अलग अलग कल्चर है। जैसे यूपी में है, बिहार में है, तो यहाँ पर बिरहा, सोहर, है ना। कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो सोहर वगैरह, बिरहा, ये बिरह में यानी कि मानसून के पहले वाले सीजन में गाया जाता है। तो पूरे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग इनका कुछ सांस्कृतिक पर्पस होता है, उसके लिए ये लोग फोक डांस करते हैं। वैसे ही पूरे इंडिया में 8 क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है। अब शास्त्रीय नृत्य क्या है, अब याद रखिएगा। अब ये फोक डांस से, यानी कि लोक नृत्य से शास्त्रीय नृत्य अलग होता है। शास्त्रीय नृत्य बिल्कुल, उसके लिए ड्रेस कोड होता है। जैसे आप लोग पैरामेडिकल क्षेत्र में जाओगे तो वैसे आपका ड्रेस कोड होता है, वैसे शास्त्रीय क्लासिकल डांस करने वाले लोगों का बिल्कुल ड्रेस कोड होता है। बिल्कुल विधि विधान के साथ ये लोग डांस करते हैं। कोई शादी का तो डांस है नहीं कि भाई कोई नागिन डांस कर रहा है ना, पता चला फूफा जी नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं क्योंकि वो नागिन बने हुए हैं ना। तो ऐसा डांस इसमें नहीं होता। बहुत ही विधि विधान के साथ प्रॉपर इनका ड्रेसअप होता है, प्रॉपर इनका मेकअप होता है, जो डिसाइडेड होता है कि भाई अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ऐसा ही लुक रखना पड़ेगा। जैसे कि कथकली सुना होगा आप लोगों ने नाम, मोहिनी अट्टम जिसकी जो डांसर है हेमा मालिनी जी भी है ना। अनिल अंबानी की जो
बहू है, क्या नाम है उनका, राधिका, है ना, राधिका भी ये क्लासिकल डांस करती हैं, और नीता अंबानी भी क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई हैं। उन लोगों को देखा होगा जो ड्रेस कोड होता है सिमिलर होता है। वैसे ही उत्तर प्रदेश का है कथक, तमिलनाडु का कौन सा है तो याद रखना भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कौन सा है तो याद रखना कुचिपुड़ी, उड़ीसा का कौन सा है उड़ीसी, तो उड़ीसा उड़ीसी बहुत सिंपल है याद रखना। मणिपुर का कौन सा है मणिपुरी, वैसे ही असम का है सत्तारिया। तो ये 8 क्लासिकल डांस है जो सिर्फ आपको 8 याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो ये कहां पर किया जाता है बच्चा, तो ये लावड़ी नृत्य है जो महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर फोक डांस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन लगभग मिल जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो सांची का स्तूप आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो समझ लो, जितना आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं बस उसको ध्यान में रखते चलो। धीरे धीरे सब आप जैसे जैसे क्लासेस आपको मिलेंगी वैसे वैसे रिवीजन आपका होता जाएगा। ऐसा नहीं कि पहली बार क्वेश्चन है और अंतिम बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, नहीं, लगातार आपका रिवीजन होता रहेगा तो बारंबार ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो पहले दिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई सांची का स्तूप क्या है, जैसे मंदिर होते हैं वैसे सांची का स्तूप है। स्तूप है यानी कि यहाँ पर डेड बॉडीज के जो अंश है बुद्ध जी के, गौतम बुद्ध जी के, उनको रखा गया था और यही वहां पर स्तूपों का निर्माण कराया गया था। तो ये मत सोचिएगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे स्तूपों को याद करना पड़ेगा, नहीं। सांची का स्तूप पूछा जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहां पर है बच्चा, तो ये रायसेन है, मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा है, रायसेन है, ठीक है, रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का। और यहीं पर क्या स्थित है, सांची का स्तूप किस भगवान से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, बताओ यहां तक समझने में कोई दिक्कत आई क्या, क्यों भाई, हाँ बिल्कुल ले सकते बच्चा, बिल्कुल भी ले सकते। जहां पर भी जीके पूछा जाएगा आपके मेडिकल एग्जाम में, उन सभी बच्चों के लिए है। यानी कि जीके बहुत एवरेज लेवल का पूछा जाता है, बहुत डेप्थ में नहीं पूछते कि भाई बताओ ये कैसे हुआ, सांची का स्तूप कैसे बना, कौन बनाने वाला था, नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कि भाई ये किस धर्म से संबंधित था, मैंने धर्म भी बता दिया, और ये कहां पर स्थित है, रायसेन मध्य प्रदेश में। कभी कभी मध्य प्रदेश ना देकर उसका जिला दे दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है, तो दोनों ही मैंने बता दिया है। हर एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कुछ भी एग्जामिनर का मन हो क्वेश्चन बनाने का तो बना सकता है, क्योंकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीक है। तो ये याद रखो कहां पर है, ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। किसके काल में हुआ था सांची के स्तूप, मौर्य काल में। कहां पर, मौर्य काल में हुआ था, ये याद रखिएगा, मौर्य काल में, ठीक बेटा, यस या नो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो प्लीज अपना डाउट मेंशन कर दीजिएगा, करेक्ट बेटा। नेक्स्ट, यूपी में अगर पूछ लिया जाए कौन सा है, तो यूपी में है धामेक, है ना, याद रखिएगा ये धामेक स्तूप है ना, धामेक, ये सारनाथ में है, याद रखना, धामेक स्तूप, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सारनाथ जहां पर पहली बार उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोला जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने जीके पढ़ा हो, क्योंकि पढ़ा होगा भाई, अगर आपको एग्जाम देना है तो जीके तो थोड़ा कंपलसरी रहता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है, देखो जैन धर्म है, जैसे कि कोई धर्म है, जैसे सोचो कि जैन धर्म है, इसके भी बहुत सारे डिवाइड किए गए हैं, है ना, बहुत सारे, है ना। तो पूछा गया है कि कौन सा इसमें जैन धर्म का एक संप्रदाय है, हीनयान, दिगंबर, लिंगायत या वज्रयान। तो इसका आपने पढ़ा होगा श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो संप्रदाय पढ़े, कभी आपने नाम सुना है, दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर का मतलब जानते हो क्या होता है, दिगंबर मतलब दिशाएं होती है, अंबर मतलब वस्त्र, जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो, ये लोग क्या होते हैं, न्यूड रहते हैं, कोई भी वस्त्र पहनते ही नहीं। इनका पता है क्या है लॉजिक, इनका मानना क्या है, मतलब भगवान को मानने का सबका अलग अलग तरीका होता है ना, सबका अलग अलग तरीका होता है भगवान को मानने का। जैसे हमारा संविधान आर्टिकल 25 कहता है कि भाई आप कोई भी
अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी भगवान को मान सकते हो, किसी भगवान को मानना है तो मान सकते हो, किसी भगवान को नहीं मानना तब भी आपको स्वतंत्रता है, मानने ना मानने इन सभी की स्वतंत्रता दी गई है। वैसे ही जैन धर्म में दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर यानी कि जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, है ना, आपने देखा होगा सफेद कपड़े पहने रहते हैं, तो वो क्या है, सफेद वस्त्र या कपड़े धारण करते हैं, तो वो है श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर जो न्यूड रहते हैं, मतलब उनके शरीर में कोई भी वस्त्र, उनका मानना है भाई कि भगवान जब हम लोग पैदा होते हैं तो निवस्त्र होते हैं, न्यूड होते हैं, तो जब भगवान ने हमको ऐसे ही भेजा है तो हम संसार में आकर पर्दा क्यों करें, ये फालतू का ड्रामा क्यों करें, हम कपड़े क्यों पहने जब भगवान ने हमको ऐसे ही भेजा है। अगर भगवान चाहता कि हमको कपड़े पहने तो हमको कपड़ा पहना के भेजता, वो पूरा ड्रेसअप वेल ड्रेसअप करके भेजता। तो इस वजह से दिगंबर लोग कपड़े धारण ही नहीं करते। तो दिगंबर यानी कि जिनकी दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें बोला जाता है दिगंबर। तो जैन धर्म के दो संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर, इसमें से बी ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, दिगंबर, ये किसका है बेटा, तो ये है जैन धर्म का। अब हम लोग बात कर लेते हैं हीनयान। जैसे कि गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, तो जब बुद्ध जी चले गए इस संसार से को छोड़कर, तो जो उनके फॉलोवर्स थे, जो उनके अनुयायी थे, अपने अपने, जैसे आपने देखा होगा आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, है ना, आपने देखा होगा आपके 4-5 दोस्त हैं, है ना, आपने इनसे कुछ कहा, इनको कुछ और सुनाई पड़ा, ये तीसरे से जाकर कुछ और बोलेंगे, है ना, मिर्च मसाला लगाकर, ये किसी और को जाकर किसी और बताएंगे, मतलब कहेंगे पता है, मतलब जैसे भी बोलते हो, है ना, जैसे कि कोई अपने दोस्त को थप्पड़ मारा तो उसने थप्पड़ मारा, फिर आगे जाएगी बात, भाई उसने बहुत पीटा, दौड़ा दौड़ा के पीटा, फिर आगे बात जाएगी, भाई उसने दौड़ा दौड़ा के पीटा और उसने गोली भी चलाई, फिर ये बताएगा भाई गोली ही नहीं चलाई, वो मर भी गया, मतलब ऐसी बात फिल्टर होती है। तो वैसे ही ये संप्रदाय है। गौतम बुद्ध जी ने कुछ और कहा था, ऐसे बातें फिल्टर हो के, मतलब ये अलग अलग संप्रदाय ने अलग अलग बातें कही। बुद्ध जी ने कहा भाई भगवान नहीं होते हैं, है ना, भगवान नहीं होते हैं, तो भगवान का जैसे कि ये आडंबर वगैरह यज्ञ वगैरह उन्होंने मना कर दिया था कि ये मत करो। लेकिन आगे जब इनके अनुयायी यानी ये जो दोस्त लोग हैं, है ना, दोस्तों का अगर पैटर्न समझा होगा आप लोगों ने, तो इन लोगों ने बुद्ध जी को खुद ही भगवान बना दिया। जब तक बुद्ध जी थे वो भगवान का विरोध करते थे कि भाई भगवान नहीं होता है ना, लेकिन फिर बाद के इन्हीं के फॉलोअर्स ने बुद्ध जी को भगवान बना दिया कि भाई बुद्ध जी भगवान थे। ठीक है, तो हीनयान ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, वज्रयान ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये भी किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और हीनयान भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और लिंगायत ये है शिव भगवान से, मतलब कि शैव धर्म से। कौन कौन से है भाई शिव भक्त, बताओ जरा, शिव भक्त कौन कौन है? जो भी शिव भक्त होंगे उनको पता होगा कि ये क्या है, लिंगायत एक संप्रदाय है भगवान शिव को मानने के लिए। आपने देखा होगा भगवान शिव की उपासना करने वाले अघोरी होते हैं। अघोरी भी संप्रदाय है जो भगवान शिव की उपासना करता है। उपासना यानी भगवान को मानने का उनका तरीका अलग है। वो शमशान की राख को अपने बॉडी पर लगाते हैं, और वहां पर जो नर कंकाल होता है ना, खोपड़ी, आप लोग थाली में खाना खाते हो ना, वो लोग खोपड़ी, जैसे कोई डेड बॉडी जल गई तो उसकी खोपड़ी है, उसी खोपड़ी में वो लोग कटोरे का यूज करते हैं, मतलब एज अ कटोरा उसको यूज करते हैं, उसी में वो लोग खाना खाते हैं, शराब पीते हैं। जबकि अगर आप हिंदू धर्म में आओगे, बाकी धर्मों में, बाकी संप्रदायों में, तो भाई मीट खाना, ये मांस खाना, ये बहुत निषेध किया गया है। लेकिन इसी भारत में अलग अलग संप्रदायों में ये परमिशन दी गई है। जैसे केरला अगर आप चले जाओ या पश्चिम बंगाल चले जाओ तो वहां पर बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, उसको बांटा जाता है भाई प्रसाद के रूप में। असम के मंदिर, वहां पर भी बलि दी जाती है और प्रसाद के रूप में उस मांस को बांटा जाता है। तो सभी संप्रदाय के सभी अलग अलग अपने रिचुअल्स होते हैं, सबके अलग अलग मान्यताएं होती है कि भाई ये करने से हमारे भगवान खुश हो जाएंगे, है ना, ये करने से हमारे भगवान खुश हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा मुस्लिमों में कौन सा है ना, कुर्बानी दी जाती है। तो कुर्बानी की भी कहानी है कि भाई भगवान को अपनी कोई प्रिय वस्तु समर्पित करना है ना, तो इस वजह से वो
किसी बकरी को या भैंस को लाकर पहले उसको कुछ दिन पहले उसको खिलाते पिलाते हैं, अपना प्री बनाते हैं, फिर उसकी बलि देते हैं, क्योंकि अपने बच्चों की बलि तो दे नहीं सकते, क्योंकि बच्चे घर परिवार बड़ा प्रिय होता है ना। इस वजह से सांकेत के रूप में वो बलि दी जाती है, बकरी का, है ना, ये भैंस का, इन सब की बलि दी जाती है। तो उनकी भी कथाएं उनके धर्म से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में भी ये मान्यता है कि भाई देवी जी को खुश करना है, क्योंकि माँ दुर्गे पे चढ़ता है उनका ब्लड और मांस वगैरह, तो वो उनकी अलग मान्यता है कि भाई ऐसा करने से माँ देवी खुश होती हैं, है ना, माँ काली का रूप, राइट। तो सबकी अलग अलग मान्यता है, राइट। तो ये दिगंबर क्या है बच्चा, ये जैन धर्म का एक अलग संप्रदाय है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखो भाई, जो प्रेजेंट टाइम है, हम मनुष्य के लिए बड़ा खतरा है ना, मनुष्य के लिए लगातार देखो ईरान, अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लगे हुए हैं लड़ाई करने में, है ना। उसमें क्या है, मनुष्य बहुत खतरे में है, मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी खतरे में है। तो विभिन्न देशों के लोगों ने सोचा भाई हम लोग बहुत लालची हैं, हम लोग अपने भरण पोषण के लिए पूरा इन्वायरमेंट गंदा कर रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि आप सभी लोग पर्यावरण को प्रदूषित करो, बट हमारे जानवरों को, जीव जंतु जो जंगलों में रहते हैं उनको भी बचाओ। तो इस वजह से एक संरक्षित केंद्र बनाया गया है, जिसे हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जानते हैं। तो भारत का कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि एक बहुत बड़ा इलाका होता है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था, नीलगिरी था ना, नीलगिरी था। तो ये भारत है अपना, ये नीलगिरी है, 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो यानी बहुत बड़ा एरिया होता है जहां पर खूब सारे जीव जंतु रहते हैं, शेर और हिरन, मतलब जितने भी वहां पर लोकल जो प्रजातियां पाई जाती है उन सबको संरक्षित किया जाता है कि हम लोग उनका तस्करी ना कर पाए। कि पता चला भाई जो शेर का स्किन है बहुत महंगा बिक रहा है, हम लोग गए जंगल में, 2 गोली मारी, बेचारे शेर को मार दिया और उसके स्किन को यानी त्वचा को सेल कर दिया, बहुत पैसा मिला हम लोगों को, है ना। यानी कि ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, सरकार ने हम लोगों को थाम रखा है, रोक रखा है, भाई रुक जाओ, बहुत लालची हो गए हो तुम लोग, है ना। जीव जंतुओं को ना परेशान करो, तुम अपना इंडस्ट्री वगैरह, अपना सब्जी में खूब केमिकल मिलाओ, ब्रेड में खूब केमिकल मिलाओ, खुद ही मिलाओ, खुद ही खाओ, है ना। तो अभी आसपास आप देखते हो, है ना, अभी आसपास देखते हो आप लोग कि कुछ भी खा लो, आप सोच रहे हो भाई सब्जी खाना बहुत हेल्दी होता है, सब्जी में खूब सारा केमिकल मिला हुआ है, आप सब्जी का कंजप्शन बढ़ा रहे हो, साथ ही साथ आपके केमिकल्स भी आपके बॉडी में जा रहे हैं, है ना। उसके अलग इम्पैक्ट हैं, उसके अलग ड्रॉबैक है ना। हम लोग कहते हैं भाई फ्रूट्स खाना चाहिए, सेब में मोम मिला रहता है ना, ऊपर मोम रहता है। तो अब सेब को खाओ तो पहले खूब अच्छे से धुलो, उसका सारा निकल जाए। जैसे कि अंगूर है, अंगूर आप देखते हो तो उसमें भी केमिकल मिला हुआ होता है। तो अगर अंगूर आपको खाना है तो 10 से 15 मिनट पहले बेकिंग सोडा में उसको डालकर पानी में रखो। मैं तो इसीलिए अंगूर भी नहीं खरीदती हूँ अब, क्योंकि मुझे आलस लगता है भाई कि कौन 10-15 मिनट उसको डाले, क्योंकि ले जाओ तो मन करता है तुरंत खा लो। अब तुरंत खा नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप अंगूर में देखो तो व्हाइट सा लगा रहता है, उसको फ्रेश रखने के लिए उसमें केमिकल मिलाया जाता है। तो इस वजह से वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारे शरीर में अन्य रोग उत्पन्न करेगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि 10 से 15 मिनट बेकिंग सोडा में अंगूर को डालो, उसके बाद अगर आप अंगूर बाहर निकालोगे ना तो बिल्कुल उसका व्हाइट नीचे पानी में रह जाएगा और बिल्कुल फ्रेश अंगूर मिलेगा, मतलब ग्रीन से एकदम चमकता धमकता अंगूर आपको मिलेगा तो अंगूर नहीं खाना चाहिए। अगर आप टमाटर पे जाओगे तो टमाटर, लौकी, कद्दू, इन सभी को केमिकल यानी खूब सारा रसायन डालते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्शन, सब्जियां खूब सारी हों, है ना। ये सारे हमारे जो केमिकल हमारे शरीर के ही अंदर जा रहे हैं, है ना। वैसे ही हम लोग अपना कुछ भरण पोषण तो कर नहीं पाते, सरकार ने मना कर दिया भाई कि जीव जंतु को ना परेशान करो, तुम लोगों को आराम से जो करना है करो। तो इस वजह से सरकार ने बायोस्फीयर, पूछा गया है कंचनजंगा कहाँ पे है बच्चा, तो याद रखिएगा किस राज्य में स्थित है ना। कंचनजंगा तो ये है सिक्किम में, क्योंकि कंचनजंगा माउंटेन भी है, याद रखो, है ना। ये हिमालय के अंतर्गत भारत का कंचनजंगा अगर पूछा जाए तो कंचनजंगा भारत का याद रखो हिमालय के अंतर्गत, भारत का हिमालय के अंतर्गत
हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंचा, अंतर्गत सबसे ऊंचा, कैसा भाई, सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है। और किसके अंतर्गत आता है? हिमालय के अंतर्गत आता है, ग्रेटर हिमालय, है ना, महान हिमालय जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, राइट। तो कहां पर बच्चा? सिक्किम में है। भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? नीलगिरी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। तो नीलगिरी था। कब बनाया गया था? 1986 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का, पहला। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था, तो 1934 में बना था, जब ब्रिटिश सरकार का हमारे क्षेत्र में आधिपत्य था, क्योंकि 200 साल तक भारत गुलाम रहता है ब्रिटिश के। तब ब्रिटिश का आधिपत्य था, 1934 में बनाया गया था हेमिस नेशनल पार्क, जो अभी प्रेजेंट टाइम जिम कॉर्बेट नाम से जाना जाता है, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, ये भी याद रखो भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड, कि भाई सितार के बहुत बड़े जो इसके प्लेयर हैं उनका नाम बताइए, है ना, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी बताइए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा गया है भाई कि सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित रविशंकर, हालांकि इनकी डेथ हो चुकी है। तो उस्ताद, अगर आपने देखा हो शिव कैलाश के वासी, ये सॉन्ग सुना होगा आप लोगों ने। तो शिव कैलाश के वासी, है ना, और ये जो सॉन्ग गाया गया है, जो गाना गाया गया है, पहले लगता था कि भाई पंडित रविशंकर के पुत्र हैं, लेकिन वो पुत्र नहीं है, पंडित रविशंकर उनके गुरु थे। मतलब वो जो नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, क्या नाम है, मैं भूल गई। पंडित रविशंकर उसके क्या है? गुरु हैं, गुरु थे, क्योंकि इनकी तो डेथ हो गई है। और बहुत अच्छा ही गाता है, अगर आप लोगों ने देखा हो। तो उसके बाद, यानी कि अगर पंडित रविशंकर के बाद जो इन्हीं का रूप दिखता है, वो उस व्यक्ति में दिखता है जिसने गाना गाया है शिव कैलाश के वासी, है ना। नाम अगर आप लोगों को पता हो तो बता दो भाई, मुझे तो नाम नहीं पता, कुछ ए से नाम है उसका शायद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज सी। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ना? राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा गया भाई, को मनाया जाता है, यानी किस डेट को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? ये मेजर ध्यानचंद जी के याद में मनाया जाता है ना, याद रखो। मेजर ध्यानचंद जी का ये बर्थ एनिवर्सरी है ना, क्योंकि हॉकी में उन्होंने बहुत योगदान दिया हुआ है। तो आपने देखा होगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इनका बर्थडे कब होता है? 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को ही हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, क्या सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी उसी की याद को, मतलब उन्हीं की जयंती को याद करके। 15 अगस्त आप जानते हो भाई स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी, है ना, कोई भूल सकता है क्या? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस, क्योंकि 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी, है ना, नाथूराम गोडसे के द्वारा। वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी हाई कोर्ट की स्थापना। हाई कोर्ट, जैसे ये इंडिया है ना, भारत है, आपके यहाँ भी आसपास कभी केस देखा होगा आप लोगों ने कि भाई उनका लड़ाई झगड़ा हो गया है, अब उन पे मुकदमा चलेगा। सुना है कि नहीं सुना? मुकदमा चलेगा, सुना है? तो मुकदमा कहाँ चलता है? ये चलता है ये न्यायालयों में, है ना, जुडिशरी। तो भारत में कैसे है? भारत में ऐसे, अगर आप इसका क्रम समझो तो सबसे टॉप पर बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, है ना, उसके बाद क्या है? हाई कोर्ट है, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। ये अब देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? प्रत्येक जिले में होता है ना। कहां पर होता है? प्रत्येक जिला। अगर हम लोग बात करें हाई कोर्ट का, तो प्रत्येक राज्य में होता है। कहां पर? प्रत्येक राज्य में है, याद रखो। और ऐसा भी है कि भाई एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए एक बना दिया गया है। जैसे कि दो पड़ोसी है, दोनों सोचते हैं भाई कि समरसेबल हमें लगाना ना पड़े, बिल्कुल पड़ोस में घर है, इनका घर है, इनका घर है, तो दोनों लोगों ने मिलकर एक ही समरसेबल लगा लिया।
है ना। और भाई हमारे यहाँ समरसेबल से पानी दोनों के यहाँ स्विच प्रोवाइड कर दिया गया है, तो दोनों लोगों का बराबर बराबर पैसा लगा हुआ है। तो यानी एक घर के लिए एक समरसेबल अलग नहीं है, यानी कि एक समरसेबल है, दो लोग लाभ उठा रहे हैं। वैसे ही भारत के कुछ ऐसे स्टेट है, राज्य है, जहां पर अलग से हाई कोर्ट नहीं बनाया गया है, दोनों को संयुक्त रूप से एक ही हाई कोर्ट दे दिया गया है, दोनों लोग मिलजुल कर हाई कोर्ट में काम करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं। तो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? टोटल 25 है। अगर आप देखो तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 और 28 यानी कि टोटल 36 है स्टेट और यूटी को मिलाकर। लेकिन जबकि हमारे भारत में कितने हाई कोर्ट है? सिर्फ और सिर्फ 25 है। यानी कि कुछ ऐसे हाई कोर्ट जहां पर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर सब एक साथ काम कर लेते हैं, है ना, अलग अलग उन्होंने नहीं बनाया। अब बात करते हैं भारत के सबसे सुपर सुपर इंपॉर्टेंट पावरफुल आदमी, वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप सभी को पता है। आप लोग सोचते होंगे भाई कि जो संसद में नियम कानून बनता है उसको कोई नहीं हटा सकता, सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है। जैसे कि कोई भी नियम कानून अगर सरकार ले आती है और सरकार और सुप्रीम कोर्ट को लगता है भाई ये कानून के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक घोषित कर देगी कि नहीं भाई इसको लागू नहीं होने देंगे क्योंकि ये जनता के हित में नहीं है। तो इतना सुपर ये पावरफुल है, याद रखो, सुप्रीम कोर्ट, जिसे बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जैसे जैसे देश हमारा डेवलप होता गया, जैसे जैसे स्वतंत्रता की ओर गए, वैसे वैसे ये सारे न्यायालय बनते गए। लेकिन सब भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की बात की गई है। तो भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी? तो याद रखो मद्रास में। कब? 1862 में मद्रास, है ना, मद्रास, जिसे अब बोला जाता है चेन्नई। पहले इसको क्या बोलते थे? इसे बोलते थे मद्रास। जैसे कलकत्ता सुना होगा आप लोगों ने, है ना, कलकत्ता। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम क्या बोला जाता है? उसको कोलकाता बोला जाता है। वैसे ही ये कलकत्ता था, है ना, ये मद्रास था। मद्रास को अभी प्रेजेंट टाइम हम लोग क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। कहां पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, कहां पर है? तमिलनाडु में है। अरे भाई नमस्कार, कैसे है? थैंक यू। ठीक है बेटा, तो ये याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? राइट आंसर इज ए। याद रखो सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि ये है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप कहां जाओगे? आप जाओगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला आपको, आपको लगा नहीं भाई ये तो हमारे साथ गलत हो गया, ऐसे कैसे हम पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो आप फिर कहां जाओगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, है ना। आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ये बनाया गया हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारा न्यायपालिका प्रणाली बनाई गई है भारत के लिए कि भाई किसी को भी ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिससे क्या है, जिसको न्याय ना मिले। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ए। बताओ भाई, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बताइए भाई। मैम एनडीए की स्टूडेंट हूँ, बहुत स्वागत है बेटा। संकल्प सर, देखो भाई संकल्प सर के फादर की मतलब कि तबीयत सही नहीं है ना, अभी तो सर हॉस्पिटल में ही हैं पापा को लेकर, और जल्दी पापा स्वस्थ हो जाएंगे तो संकल्प सर आएंगे आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो प्रेयर करिए सर के पापा के लिए कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए भगवान, है ना, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें हैं, ज़्यादा है। अगर आप लोग प्रेयर करोगे भगवान जल्दी ठीक कर देंगे। तो सभी बच्चे प्रेयर करेंगे सर के लिए, है ना, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई होता नहीं है ना। जब माँ बाप पे बात आती है ना तो सब कुछ, मतलब कुछ भी आप न्यौछावर कर सकते हो उनके लिए, तो वही है ना। तो सर के पास जिम्मेदारियां भी है, पारिवारिक जिम्मेदारी भी है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना। तो बहुत जल्दी पापा उनके ठीक हो जाएंगे सर के, फिर आपके सामने आएंगे, फिर आपको सर पढ़ाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी। तो सभी लोग प्रेयर करो बेटा, है ना, क्योंकि ये समय है जहां पर दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत पड़ती है ना। तो अगर हम सब लोग मिलकर भगवान से प्रेयर करेंगे एक ही चीज, है ना, तो भगवान जरूर सुनेगा। तो सभी लोग जल्दी से प्रेयर करो भगवान से, जल्दी से स्वस्थ हो जाए पापा। ठीक है बेटा, और क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, है ना। ये मत सोचिएगा भाई आज क्लास हो गई तो आज के बाद बहुत दिन बाद क्लास होगी, नहीं, आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेंगी।
ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम, बहुत टफ लग रहा होगा ना आप लोगों को पहली बार, यानी कि आप लोग तो भाई साइंस के स्टूडेंट हो, और साइंस के स्टूडेंट के लिए जीके पढ़ना मतलब टेढ़ी खीर होती है। अरे भगवान, जीके क्या पढ़ना, कितना चीज याद करना पड़ता है। आप लोगों को भी समस्या हो रही है जीके से बहुत प्रॉब्लम होती है मतलब अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है और जीके देख लिया, उससे कह दो भाई सब कुछ करवा लो बट जीके मत याद करवाओ, मुझे साइंस पढ़वा लो, साइंस बहुत ज्यादा पढ़वा लो बट ये जीके, जबकि जीके बहुत छोटा है, जीके मत पढ़वाओ, मैं इसको साइंस का लेवल बढ़ाते जाओ बट जीके ना पढ़ाओ। ऐसा आप लोगों के भी मन में हो रहा है क्या क्यों ऐसा डर आप लोगों के मन में भी हो रहा है कि डर लग रहा है? भाई डरो मत। और ये बेसिक जीके है जो आपको देश के नागरिक होने के नाते आपको जानना भी जरूरी है। पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, हाँ बिल्कुल पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम नंबर, टेलीग्राम आपको दिया गया है, पिन कमेंट किया गया है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे आप ज्वाइन कर लोगे तो आप लोगों को वहां पे पीडीएफ्स मिल जाएंगी क्लास के, ठीक है तो मैंने होपफुली मैंने आपका दर्द समझा होगा जीके वाले बच्चों का, कि सब कुछ दे दो प्रभु बट जीके मत पढ़वाओ, है ना तो ये डर खत्म हो जाएगा जैसे जैसे आप क्लासेस करोगे। और मेरा मतलब मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को ये डर निकालने का, कि भाई ये आप डरो मत, मजा आए आपको, कि अच्छा सोचो जरा, आपको एक नया इंफॉर्मेशन मिलेगा कि पहला कृत्रिम सैटेलाइट मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था। आप अपने दोस्त से बता सकते हो, घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे मतलब भाई बहन होंगे, उनसे पूछो, मतलब क्लास देखी जाके पूछो, उनको भी नहीं पता होगा, कितने मतलब कितना रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा आपके लिए उनके मन में। पूछो, बताओ भाई कि पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था। थोड़ा बहुत पढ़ने वाला है, 7th क्लास में है, 8th में है, 9th में है, बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनेगा आपकी बात, उसको लगेगा भाई ये बहुत महान आत्मा है, महान पुरुष है, कितना आता है इनको, है ना। तो ऐसा करोगे तो अपना वो भी बना सकते हो आप लोग, और आपको याद भी हो जाएगा। अल्टीमेट हमें क्या चाहिए, हमारा फायदा चाहिए, आप उनसे क्वेश्चन भी कर पाओगे और बढ़िया आप लोगों का फायदा भी होता रहेगा, आप लोगों को हमेशा के लिए रट जाएगा। तो 1975 में पहली बार द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1975। इसका नाम क्या था बेटा, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट। क्या नाम था, आर्यभट्ट, ठीक है, इसका नाम क्या था बच्चा, आर्यभट्ट था। और पूरे विश्व की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन थी, 1957 में स्पुतनिक थी, जिसे रशिया द्वारा लॉन्च किया गया था। करेक्ट बेटा, राइट आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या, ये हमारे पुराने मतलब ये महान लोग हैं। अगर पढ़ने की बात करें तो ये अष्टाध्यायी एक व्याकरण की बुक थी, उसको इन्होंने लिखा था। सुसूत्र ये भी एक मतलब महान कवि थे। चरक, इन्होंने चिकित्सा पर यानी कि मेडिसिन पर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, चिकित्सा से संबंधित थे, है ना, इन्होंने बुक लिखी हुई है चरक साहब ने। चरक चिकित्सा ऐसा याद कर सकते हो, चरक चिकित्सा, ठीक है। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना, मतलब कि भारत की पहली यानी कि भारत में जो प्रथम चीजें हो रही हैं, तो भारत की पहली अंडर वाटर यानी कि जैसे कि कोई नदी है ना, या कोई ओशियन है, ओशियन मतलब कि समुद्र है, तो ऊपर से तो पानी है लेकिन नीचे से एक टनल बना दिया गया और इस टनल से ही ये मेट्रो जा रही है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने मेट्रो से सफर किया है, बताओ भाई, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेट्रो से सफर किया, बताओ, सभी बच्चे बताएंगे। किया है कि नहीं किया, किया है, मजा आया है मेट्रो पे, बहुत मजा आता है ना, मेट्रो का सफर बड़ा सुहाना होता है। और वहां पे अगर कुछ लड़ाइयां वगैरह हो रही हो वुमेन्स के बीच में तो बढ़िया पॉपकॉर्न्स वगैरह लेके जाया करो,
एक कोई कोक या कोल्ड ड्रिंक का कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक बढ़िया साथ में रखो, एकदम चिल्ड, और पॉपकॉर्न्स वगैरह रखा करो कभी भी आपको मेट्रो में, और दिल्ली में स्पेशली अगर दिल्ली में आप ट्रेवल कर रहे हो तो वहां तो मस्ट है, बढ़िया क्या क्या सीन मिलता है वहां पे, है ना। ऐसी ऐसी खतरनाक खतरनाक लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, कि मतलब मजा आ जाए भाई, क्या है। ट्रेन में भी बहुत सारे, देखो कितने सारे वायरल हो रहे हैं, है ना, मतलब क्या लड़ाइयाँ होती हैं लड़कियों के बीच में, है ना, वुमेन्स के बीच में बहुत तगड़ी। और उन लोगों का क्या रहता है, मतलब वुमेन्स में या जब गर्ल्स की लड़ाई होती है तो सबसे बड़ा जो मेन होता है जिससे परास्त किया जाता है वो होते बाल, बाल पकड़ के, बाल नोच के, जो जितना नोच पाया, जो जितना आगे उसको होल्ड कर पाया वही जीत पाता है ना। जैसे कि जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अभी केस आया था बनारस का, बनारस में कोई कॉलेज था, वहां पे दो लड़कों में लड़ाई हुई और प्रिंसिपल साहब बीच बचाव कर रहे थे, और उसमें एक लड़का था, मानवेंद्र करके ऐसे करके नाम था लड़का, और उसने उसको डायरेक्ट गोली मार दी, 7-8 गोलियां मारी, बेचारा तुरंत उसकी डेथ हो गई, है ना। काफी हाईलाइट मुद्दा था, मुझे लगता है ये मार्च की बात है, ये 17, 18 या 20 मार्च की बात है ना। तो बहुत मतलब वो लड़का तुरंत ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। तो मतलब लड़कों का इस लेवल का लड़ाई चलता है, और लड़कियों का लड़ाई कैसे चलता है, सबसे बढ़िया बेचारी, मतलब इतना लड़ती वड़ती नहीं है ना। पहले लड़कियों को भाई बहुत उनपे रूल रेगुलेशन लगाए जाते थे, अब बेचारी धीरे धीरे खुल रही है, तो अभी तक बाल तक पहुंचेगी, आगे फिर उनको और भी फाइट देखने को मिलेगी हम लोगों को, है ना। ऐसा नहीं कि केवल बाल से ही लड़ेंगी, और भी अभी आगे देखिएगा। तो कौन सा है, कहाँ पर बना हुआ बच्चा, तो कोलकाता, किस रिवर पर बना, हुगली रिवर, है ना, हुगली है ये, हुगली। हुगली क्या है, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं है एक प्रकार से, ये गंगा की क्या है, हाँ, गंगा की एक ब्रांच है बेसिकली, ट्रिब्यूटरी नहीं है, ब्रांच है, ठीक है। जो एक ब्रांच चली जाती है बांग्लादेश में, एक ब्रांच रह जाती है इंडिया में, तो इंडिया में उसे बोला जाता है हुगली, कहाँ पर, कोलकाता में। करेक्ट बेटा, राइट आंसर इज टी। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, देखो रक्षा करने के लिए क्या होगा, सिंपल सा है, जीके जीएस याद करने का सिंपल सा फंडा है कि अब डेली लाइफ से उसको कनेक्ट करो। अब देखो बल, यानी कि रक्षा कौन पर कर पाएगा, जिसके भाई ताकत होगा, बल होगा, तो यानी कि भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे, क्या नाम था उनका, बलदेव था। यानी बल होगा तभी तो आप रक्षा कर पाओगे। पता चला कि मतलब दो लोग हैं, एक लोग भाई बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर वाले हैं, है ना, यानी कि एकदम हष्ट पुष्ट है, और यानी कि ये है भाई, ये रक्षा करने में सहायक होंगे, बढ़िया मोटे हट्टे कट्टे हैं, है ना, ये एकदम ये चुरमुरे से, चुरमुरे मतलब पतला पतला व्यक्ति, पतला मतलब बहुत ज्यादा, उसको ऐसे धक्का देगो तो पता चला कि 2-4 बार वो ऐसे राउंड राउंड घूम गया, है ना। थोड़ी सी हवा तेज चली तो मतलब लड़खड़ा रहा है वो, पता चला कहाँ, अभी तो यहीं बैठा था, पता चला अरे वो तो दूर गिर गया जाके। तो ऐसे चुरमुरे, उनको क्या बोला जाए, चुरमुरा। तो ऐसे लोग हैं, तो ये रक्षा कर पाएंगे कि ये रक्षा कर पाएंगे, तो सिंपल सी बात है, ये रक्षा कर पाएंगे तो जिसके अंदर बल होगा, है ना, तो तो जिसके अंदर बल होगा वही रक्षा कर पाएगा। तो पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव साहब थे, है ना, तो बलदेव सिंह थे, याद रखो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज बी। और याद रखो सिंह, सिंह मतलब ठाकुर, ठाकुर मतलब छत्री, छत्रियों का धर्म क्या है, रक्षा करना। अगर आपने 4 पढ़े हो ऋग्वेद में, जिनका वर्णन मिलता है ना, 4 जो क्या बोलते हैं उसको, है ना, जिसमें ब्राह्मण है और क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है ना, 4 वर्ण। तो 4 वर्ण में सब क्षत्रिय का काम क्या होता है, रक्षा करना। तो क्षत्रिय मतलब सिंह मतलब छत्री, तो क्षत्रियों का काम क्या है, रक्षा करना। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, बलदेव। राइट, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब देखो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा जो बैंक्स होते हैं, बैंक मतलब जानते हो ना, ये ऐसा बैंक है, सोचो कि ये आरबीआई है, हालांकि आरबीआई ऐसे नहीं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसकी, आरबीआई है, खूब सारी बड़ी बिल्डिंग है, याद रखो इसमें। और ये क्या है, आरबीआई है ना, आरबीआई। पूरे भारत के जितने भी बैंक है ना, आरबीआई उनको रेगुलेट करता है, सबसे हेड बना हुआ है, यानी किसी स्कूल कॉलेज का सबसे मेन
व्यक्ति कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। वैसे ही पूरे भारत में जितने भी बैंक आप देखते हो, बीओबी देखते हो, पीएनबी देखते हो, एसबीआई देखते हो, कोई भी बैंक ए टू जेड, उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? आरबीआई होता है। अब आरबीआई का काम ये नहीं है कि जैसे आपको लोन लेना है तो चलो भाई हम तो आरबीआई के पास जाएंगे क्योंकि ये सबसे तगड़ा बैंक है, ये सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, तो भाई हम और किसी बैंक के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सिर्फ आरबीआई के पास। आपने ये जिद ठान ली। तो ये आरबीआई आपको डायरेक्ट पैसे नहीं देगा, आपको डायरेक्ट लोन नहीं देगा, डायरेक्ट आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड कराएगा। ये किसको प्रोवाइड कराता है? बैंकों को, है ना। किसको कराएगा? बैंक को कराएगा। और बैंक किसको कराता है? जनता को कराता है, यानी आपको कराएगा, है ना। अब भारत सरकार द्वारा 1975 में ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना था, है ना। तो ये कहा गया कि भाई जो आपने देखा होगा बहुत सारे, अभी तो गांव की स्थिति बहुत अच्छी, बढ़िया बढ़िया रोड बन गई है, बगल से हाईवे गुजर रहा है, क्या मस्त जिंदगी है। पहले क्या था, अगर आप देखो तो मिट्टी के रोडें हुआ करती थी, बारिश में क्या दुर्दशा होती थी, है ना। जैसे बिहार के कुछ एरियाज में अभी भी है, क्योंकि भारत सड़क परियोजना, है ना, ये जो स्कीम लाई थी उसकी वजह से जो हर गांव के रोडों को भी, है ना, बिल्कुल पक्का बना दिया गया है। अगर बारिश वगैरह होती तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि सीमेंटेड है वो सारे रोड्स वगैरह। तो भारत सरकार को लगा भाई कि जो गांव के लोग हैं बेचारे, वो सिटी तक पहुंच ही नहीं पाते बेचारे, ना कोई साधन है उनको, ना कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिससे बैठकर वो जाए सिटी, है ना। तो वो बैंक जाए, पैसा उनको अगर जमा करना है, पैसा निकलवाना है तो ऐसा करे। पहले एटीएम वगैरह तो होता नहीं था, आपके ज़माने में तो एटीएम हो रहा है। पैसे की ज़रूरत है, तुरंत गए आप एटीएम पास में। अगर आप सिटी में रह रहे हो तो बहुत पास में, लगभग 100-200 मीटर पे तो आपको एटीएम 100% मिल जाना है। तो आप गए, तुरंत पैसे निकाले। दूसरी बात, आपके पास तो डिजिटल पेमेंट गेटवे है, आप तुरंत गूगल पे, फोन पे, भीम पे, कोई भी आपने ओपन किया, तुरंत पेमेंट कर दिया। लेकिन उस समय का दौर याद करिए, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, फोन नहीं है, सोचो पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ जाते रहे होंगे। तो इस वजह से भारत सरकार ने कहा कि भाई गांव के लोगों को भी बैंक की सेवाएं देनी चाहिए, बैंकों से उनको कनेक्ट करना चाहिए। इस वजह से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया। कब? तो 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर किसका बर्थ एनिवर्सरी होता है? महात्मा गांधी साहब का, और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री साहब का भी होता है। तो पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? तो ये प्रथमा, इसका नाम क्या है? प्रथमा ग्रामीण बैंक। कौन सा बच्चा? प्रथमा ग्रामीण बैंक है, याद रखिएगा, ठीक है, करेक्ट। और जो ये स्थापित किया गया तो 5 करोड़ रुपए, मतलब इसकी जो पूंजी थी, है ना, 5 करोड़ रुपए लगाई गई थी। कहां पर था बच्चा? तो यूपी में, यानी कि प्रथमा कहां पे है? यूपी में। यूपी के कहां पर? मुरादाबाद। कहां पर? मुरादाबाद, याद रहेगा। तो यूपी के मुरादाबाद में सबसे पहले प्रथमा ग्रामीण बैंक का गठन किया गया। क्यों लगाया गया? कारण क्या था? क्योंकि गांव के लोगों को पैसे नहीं दिए जा, सोचो 1975 की बात है, उस समय अपने बाबा दादा से पूछेगा कि उस समय क्या हालत रही होगी, मतलब कैसी सिचुएशन रही होगी, जहां पर कोई भी फोन नहीं, है ना, चिट्ठी चलती थी, है ना, चिट्ठी आई है, कबूतर जा वाला सिस्टम चलता था भाई, उस समय की बात है ये। लव लेटर वगैरह भेजने के लिए कबूतर जा वाला इस्तेमाल होता था। अगर कोई बॉर्डर से संदेश लाना है तो चिट्ठी आई है ना। अगर कोई कहीं दूर रह रहा है तो चिट्ठी 1 हफ्ते बाद पहुंचती थी वहां पे। मतलब अगर आपने आज पोस्ट किया है तो आज सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे तक पहुंचता था, और फिर वहां से वो इंसान लिखता था। 1-2 दिन तो लिखेगा बेचारा कि क्या क्या आंसर करना है, फिर 1 हफ्ते बाद, मतलब 15 दिन का प्रोसेस होता था। और आज के जमाने में क्या है, तुरंत व्हाट्सएप है, अगर मैं किसी को मैसेज करना चाहूँ तो ऑन द स्पॉट में तुरंत विद इन सेकेंड में मैं मैसेज में कहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती हूँ। यूएसए में मेरे कोई भी, अगर कोई रिलेटिव्स रहता है तो वहां तक तुरंत मैं इंडिया की खबर पहुंचा सकती हूँ। मतलब इतना हमारा आसान हो गया है कम्युनिकेशन, है ना। पहले वाला जमाना आप लोग तो जी ही ना पाते, है ना, कि भाई आप लोग तो व्हाट्सएप वाले हो, जेंजी, है ना, जेंजी बहुत पावरफुल होते, याद रखो।
जैसे कि अभी गिलगोटिया यूनिवर्सिटी का आपने हालत सुना था, रोबोडॉग को बता दिया कि भाई हमने इनोवेशन किया है। वैसे ही अभी जेवर एयरपोर्ट का इनोग्रेशन होना था, तो वहां से बच्चे उठाए लगे, सारे जंजी थे आप जैसे लोग, है ना। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को कहा गया कि आप अगर सभी लोग ना, जो जेवर हाई कोर्ट एयरपोर्ट का इनोग्रेशन हो रहा है, अगर आप सभी लोग आओगे ना तो आप सभी लोगों को 2 दिन की अटेंडेंस फ्री मिल जाएगी, ऐसा लालच दिया गया वहां के बच्चों का। है ना। तो भाई बच्चे आए, उनको मन नहीं था भाई कि किसी भी, क्योंकि जो जेंजी लोग होते, जैसे आप लोग हो, आप लोग भी जेंजी के अंतर्गत आए हो, जिसका जन्म 1996 के बाद, 1996 से 2012 तक का है, वो सभी जेंजी के अंतर्गत आते हैं। तो अभी अब जंजी को ये बर्दाश्त ही नहीं था कि भाई हमारे हमसे पूछे बगैर कैसे हमसे कोई काम करवा सकता है। उन्होंने ऐसे रील्स बनाए कि भाई हमको लालच देकर लाया गया, हमको खाने पीने की यहाँ पर व्यवस्था कराई गई, हमको लालच दिया गया कि हमको यहाँ पे जाना है, और सरकार सभी को बैन कर रहा है, सभी रील्स को प्राइवेट करा रहा है कि भाई हटवाओ वरना मतलब इमेज खराब हो जाएगी। तो सबसे पंगा ले लेना, लेकिन जेंजीज से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल मतलब निडर होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बांग्लादेश में जेंजीज ने पूरा तख्ता पलट कर दिया, सरकार ही बदल दी। तो बहुत पावरफुल भाई, इनमें एकता बहुत है, यूनाइट बहुत अच्छे से होते हैं। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी है, ऐसे मत खुश हो जाइएगा अरे हम लोगों की कितनी तारीफ कर रही है। ड्रॉबैक भी है, क्यों? क्योंकि ये बहुत देर तक पढ़ नहीं पाते, पढ़ते तो कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ते, इनका मन भागता रहता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना ज्यादा है, जो बुक की हैबिट नहीं है कि बुक उठा के टेबल पर बैठ के थोड़ा बुक पढ़ा जाए। आप लोगों को भी हैबिट नहीं होगी ना, कोई भी मन में क्वेश्चन आता तो लगता है तुरंत गूगल कर लो, है ना, तुरंत गूगल करो, है ना। तो लेकिन बुक्स की आदत नहीं होगी, बुक्स लगता होगा भाई कि बाद में पढ़ा जाएगा, बुक कौन ही पढ़ा है, बुक पढ़ा होगा तो लगता होगा सो जाए, तुरंत लगता होगा कि सो जाया जाए, चलो कल सुबह पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? पहला ट्रेन भारत में, पहला ट्रेन। और याद रखो ट्रेन का जो ट्रेवलिंग है ना बहुत सस्ता है, बहुत गरीब लोग, अगर आप देखो तो मुझे लगता है प्रयागराज से लखनऊ जाने का टिकट 80 रुपए का है। अगर आप नॉन एसी जाओगे, बस से जाओगे, तो मुझे लगता है 200 से ज्यादा, 250 रुपए लगता है बस से, नॉन एसी से। अगर आप एसी बस से जा रहे हो तो 400 450 रुपए लगेगा। अगर एसी में अपडेटेड जा रहे हो, जैसे वोल्वो वगैरह से जा रहे हो, तो वहां पर 651 रुपए का टिकट है केवल प्रयागराज से लखनऊ जाने के लिए। यानी कि जो रेलवे है, रेलवे सबसे सस्ता है हम गरीब लोगों के लिए, है ना, हम जैसे लोगों के लिए बहुत सस्ता है, बस 80 रुपए दो, बढ़िया पहुंच जाओ लखनऊ। तो ट्रेन इनोवेशन किया गया, भारत में ट्रेन लाया गया, है ना, ब्रिटिश लाए थे 1854 में, है ना। 1854 में ब्रिटिश पता है क्यों लाए थे? उनको लगा भाई दूर दराज क्षेत्रों से, गांवों से कच्चा मटेरियल, क्योंकि ये लोग कपास वगैरह खरीदते थे कपड़ा वपड़ा बनवाने के लिए, धान गेहूं सब मंगा लिया जाएगा, है ना। ये लोग इस पर्पज से लाए थे, अपने प्रॉफिट के लिए लाए थे, हम लोगों के लिए नहीं लाए थे कि चलो भाई ये इंडियंस का भी फायदा होगा, नहीं, ये लाए थे किसके लिए? अपने फायदे के लिए। लेकिन फायदा किसको मिला? हम लोगों को मिल गया। हम लोग पहले जो आंदोलन करते थे थोड़ी जगह में सिमट के रह जाते थे, जब से रेलवे आ गया, रेलवे में भर भर के डिब्बे, भर भर के एक जगह से दूसरे जगह लोग आंदोलन करने लगे, वहां पर पार्टिसिपेट करने लगे। पता चला कि गुजरात में आंदोलन चलने वाला है, सभी एकजुट हो गए, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आ गई है कि गुजरात में आंदोलन होने वाला है, ये गतिविधियां होने वाली, सब इकट्ठा हुए, 2 4 5 6 बोगी भर गई, पूरा ठसाठस पहुंच गए गुजरात। पहले क्या था, अब यहां से उत्तर प्रदेश से गुजरात पहुंचेंगे तो पता नहीं महीनों 10 महीने बाद पहुंचेंगे, अगर क्योंकि बैलगाड़ी वगैरह होती थी उस समय कार वगैरह तो होती नहीं थी। मत सोचिएगा मैम कार से तो पहुंच जाएंगे भाई, कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे, इतना समय नहीं लगेगा भाई। बैलगाड़ी हुआ करती थी, इसमें 2 बैल आगे होते थे और एक बैठने के लिए होता था, उसमें 2 पहिए लगे होते थे, आपने बुक वगैरह में देखा होगा। तो उससे पहले लोग जाते थे तो कितना समय लगता,
तो इस वजह से भारत में ट्रेन कौन लाया? ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। और किसके लिए? उन्होंने अपने लिए लाया था, लेकिन हम लोगों को बहुत फायदा मिला। तो सबसे पहली बार जो 1954 में दिल्ली, ये ठाणे यानी महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो ठाणे टू मुंबई, पहले इसको बॉम्बे बोला जाता था, इसका उद्घाटन किया गया, याद रखो, बॉम्बे टू ठाणे, है ना, ये डिस्ट्रिक्ट है मुंबई का, महाराष्ट्र का, वहां पर लगा है। कितने किलोमीटर का ये रेलवे था? रेलवे ट्रैक सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर का, है ना, 34 किलोमीटर के ये रेलवे ट्रैक बनाया था, ट्रायल किया गया था कि भाई क्या ये सक्सेस हो रहा है। सब लोग बहुत खुश थे, ब्रिटिश वाले बहुत खुश थे कि भाई अब हम लोग एकदम एकदम हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, है ना। पता चला कि भाई प्रॉफिट कम, लॉस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ सब भर भर के डिब्बों से भर भर के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। भाई हम लोग दंगा करेंगे, दंगा मतलब हम लोगों के लिए तो अच्छा ही काम था, क्योंकि हम अपने देश को स्वतंत्र करा रहे थे। उनके लिए दंगा था कि भाई ये भर भर के आ रहे हैं। पता है वो लोग सोचे होंगे कि भाई बहुत गलत काम किया हम लोग, रेलवे ले आए, इससे अच्छा पहले ही था। दंगा होता था, जैसे कि दंगा होता था एक ही जगह होता था, वहीं पर मार वार के सिमटा लेते थे। लेकिन अब पूरे पूरे भारत में दंगे हो रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर वो इतने ज्यादा सिस्टम मारेंगे, है ना, कितना सिस्टम लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? बी ऑप्शन, मुंबई टू ठाणे, याद रखिएगा, पहली ट्रेन चली थी। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? आरबीआई का गठन कब किया गया? रिजर्व बैंक सभी देशों का ना पहला, ये रिजर्व बैंक सभी देशों का ना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे मैंने बताया नहीं, पूरे भारत का एक, इसे बोला जाता है बैंकों का पापा, है ना, सेंट्रल बैंक होता है ये। जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई है, और इसके नीचे बहुत सारे बैंक काम करते हैं, है ना, बहुत सारे बैंक काम करते हैं इसके नीचे, है ना, इसके नीचे। तो ये बैंकों का पापा है ना, ये क्या है? बैंकों का पापा है ये। पूछा गया आरबीआई का गठन, तो आरबीआई का गठन, फिर आरबीआई का गठन भारत में ब्रिटिश द्वारा कराया गया था, लेकिन हमारे फायदे के लिए नहीं, इनके फायदे के लिए, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का शासन था, पूरी जो सत्ता थी ब्रिटिश के पास थी। तो वो लोग वित्त को, फाइनेंस को, उसको एक प्रकार से रेगुलेट करने के लिए उनको लगा कि भाई एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, जिससे कि बाकी बैंकों को ये कवर कर पाए, उन पर निगरानी कर पाए। तो ये लोग हम लोगों के लिए नहीं लाए थे, अगेन ये लोग अपने लिए लाए थे, अपने वेलफेयर के लिए लाए थे। लेकिन आज भी ये क्या हमारे यहाँ काम करता है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन कब किया गया था? तो याद रखना 1 अप्रैल को किया गया था, 1 अप्रैल 1935 में, करेक्ट, 1935 में। तो उस समय जो इसके गवर्नर बनाए गए थे वो बनाए गए थे ओएस स्मिथ, लेकिन पूछा गया है भारतीय गवर्नर। जब 1935 में बना तो ओ ए स्मिथ थे, लेकिन ये क्या थे? भारतीय नहीं थे, ये ब्रिटिश के थे। तो पूछा गया भारतीय गवर्नर। अगर पूछा जाए पहला गवर्नर तो ओ ए स्मिथ ही थे, है ना, अगर केवल गवर्नर पूछता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भारतीय गवर्नर, यानी भारत का कौन सा गवर्नर बना है आरबीआई में? तो याद रखो भारत का गवर्नर कौन बने थे? ये बने थे सीडी देशमुख। कौन बने थे? सीडी देशमुख बने हुए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ए, करेक्ट। क्या होगा? अरे जय हिंद सर, आप आ गई क्या? हाँ फिर वापस आ गए, आज ही आए हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो थैंक यू। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? राइट आंसर इज ए, करेक्ट। कौन है? सीडी देशमुख, ठीक है। ये पहले भारतीय गवर्नर रहते हैं। ये 1943 से ये 46 या 47 तक रहते हैं, है ना, 46 से 47। फिर अगर पूछा जाए कि 1947 में भारत आजाद हो गया, है ना, भारत क्या हुआ? भारत 1947 में आजाद हुआ। उसके पहले 1935 में ही हमारा आरबीआई बन गया। फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का, भाई ये भारत का है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। कब? 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, भाई कि ये भारत का है, ठीक है। कब किया गया? 1949 को। नेक्स्ट, अच्छा देखो भाई, अभी आप लोग नए नए हो,
है ना, नए हो आप लोगों को पता होगा। देखो हमारी क्लास के ना 3 फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, बता दें आप लोगों को, बता दें भाई, 3 फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं। जैसे हम लोगों को सरकार देती है ना फंडामेंटल ड्यूटीज, ये फंडामेंटल यानी कि मूल कर्तव्य है। ये क्या है? मूल कर्तव्य। अगर आप चैनल पर आए हुए हो, है ना, आप चैनल पे आ गए हो, ठीक, तो आप लोगों को 3 काम करने हैं। पूछो मैम कौन कौन से काम? मैम आप जो कहोगे मैं करूंगा या करूंगी। तो पहली बात, आप आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरा सेशन को लाइक कर दो, और तीसरा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो। यानी कि ऐसे बच्चे जो पैरामेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर आजमाना चाहते हैं, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाओ। यानी कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ये वीडियो को उन सभी बच्चों तक पहुंचा देना है आप, क्योंकि आप हो जेंजी। जेंजी में अथाह पावर, मतलब अथाह शक्ति होती है। जैसे हनुमान के आप हनुमान जी के बारे में जानते हो ना, उनको पता ही नहीं होता है भाई ये कितने पावरफुल है, तो उनको याद दिलाया जाता है भाई आप कितने पावरफुल हो, तब उनको याद आता अच्छा मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है। वैसे आप लोग हो, आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं कि आप क्या हो। तो उसका मैं काम करूंगी कि आपको मैं याद दिलाऊंगी भाई कि आप हो क्या। करेक्ट? तो आप लोगों को सिर्फ 3 काम करने हैं। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सेशन लाइक करना है। मतलब अगर आप देख रहे हो तो आपका फर्स्ट ड्यूटी है कि आपको लाइक ही करना है ना और आपको सब्सक्राइब करना है उन दोस्तों तक, क्योंकि आप लोगों के दोस्त तो बहुत होंगे भाई, बहुत ज्यादा दोस्त होंगे, दुश्मन तो बहुत कम होंगे। लेकिन ये लोग, आप लोगों की बहुत अच्छी आदत है, मतलब दोस्त बहुत जल्दी बनाते हो, है ना, मतलब दुश्मनी बहुत कम करते हो। तो दोस्त तो बहुत सारे होंगे, मतलब मैं निसंकोच बता सकती हूँ, मतलब बिना आपको जाने में बता सकती हूँ कि आपके दोस्त बहुत होंगे। तो उन दोस्तों तक पहुंचाओ। और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, पूछा गया है कि भारत का पहला जैविक राज्य 2016 में बनाया गया था। कौन सा राज्य भारत का पहला जैविक खेती वाला, यानी कि ऐसा खेती, आप अगर आप देखे, अगर आप गांव एरिया में रहते हो तो आपने देखा होगा भाई कि गांव में खेती करने के लिए खूब यूरिया डाला जा रहा, पता ही नहीं है यूरिया कितना पड़ेगा, लेकिन 1 बोरी लाना है। अब मिट्टी भी सोच रहा है प्रभु मुझे मत इतना इसमें यूरिया डालो, मैं बहुत ग्रसित हूं उर्वरकों से, रसायनों से, मुझे बहुत दिक्कत होती है। लेकिन किसान को पता ही नहीं है कि कितना इसमें फर्टिलाइजर का यूज करना है। वो 1 बोरी लाता है, उसका माइंड में क्लियर है कि 1 बोरी यूरिया लाना, इसने खेत में मुझे 1 बोरी डालना है। अब उसको जरूरत है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं होता किसान को। ये सबसे बड़ी भारत में समस्या है। इसके लिए प्रणाम योजना लाया गया था 2023-24 में कि भाई उर्वरक के इस्तेमाल को कम किया जा सके। वैसे ही जैविक खेती का मतलब क्या होता है कि ऐसी खेती जिसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल ना किया जाए, केमिकल फ्री ये फार्मिंग की जाती है, जहां पर जो जैसे कि गोबर खाद का प्रयोग किया जाता है। ये नेचुरल उर्वरक है। नेचुरल मतलब ये, इससे हमारे लिए खतरा नहीं उत्पन्न होता है कि उस पौधे में जाएगा, अगर उस पौधे को कंज्यूम किया मैंने, जैसे कि सब्जी की खेती हो रही है, उसमें खाद डालने से हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो उनको जरूरतों को पूरा कर देगा। अभी सोचो वो खूब सारा यूरिया डाल दिया जाए सब्जियों में, और वो हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी वो यूरिया, वो केमिकल हमारे अंदर भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बना है जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग बन गया है? पहला स्टेट कौन सा बेटा? तो वो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। तो पहला राज्य बन गया है सिक्किम। सिक्किम में नेचुरल फार्मिंग होती है, वहां पर ये यूरिया वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, करेक्ट बेटा? करेक्ट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर लिया है। होपफुली आशा और उम्मीद, देखो इंसान आशा और उम्मीद ही कर सकता है कि भाई क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास के बाद आपको कमेंट करना पड़ेगा कि मैम बढ़िया लगा, और क्या चाहते हो आप, और क्या क्या इसमें क्लासेस चाहते हो, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे किया जाए, या कोई इंफॉर्मेशन किसी भी पैरामेडिकल या मेडिकल एरिया में जो आपको नहीं समझ में आती, चाहिए कमेंट करिए अपने डाउट्स को। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो उसी से रिलेटेड मिल जाएगा।
ठीक है। तो आप सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे देख रहे हो, सभी को जाकर कमेंट करना है, ठीक है, क्लास के बाद। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, है ना, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, है ना। अपना अपना पावर दिखाने का समय आ गया है। करे बेटा, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना, फिर नए क्वेश्चन के साथ जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो जीएस से डरो नहीं, आज से आपकी ये जर्नी, जीके की जर्नी स्टार्ट होती है, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जो आप एक आम नागरिक होने के लिए आपको जानना चाहिए, दूसरा आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो दोनों ही परपेज से क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। संकल्प सर, बेटा मैंने पहले ही बताया, संकल्प सर के फादर यानी कि पापा की तबीयत है खराब और हॉस्पिटलाइज है, तो संकल्प सर उन्हीं के साथ है, ठीक है। और जैसे ही पापा ठीक हो जाएंगे सर भी आ जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा भाई प्रेयर करिए, है ना, डॉक्टर और दुआ दोनों काम करता है, तो आप लोग प्रेयर करिए, जल्दी से जल्दी भगवान करे ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी संकल्प सर आप लोगों की क्लास आगे कंटिन्यू करा पाए, ठीक है, ठीक है बच्चा। और क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। यस बेटा, कोई भी डाउट हो तो प्लीज क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोगों का डाउट मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को, हाँ ठीक है बेटा, जो भी आप बोल रहे हो ना, अभी तो बहुत मतलब ऐसे कमेंट्स ऐसे जा रहे हैं, है ना, बहुत ही स्पीड में। अगर आप लोग क्लास के बाद इसी क्लास पे जाकर नीचे कमेंट करोगे तो सारे मैं आंसर भी आप लोगों को करूंगी, और आप लोगों को वहां पर मैं बताऊंगी भी, अगर उससे रिलेटेड कोई वीडियो लाने की आवश्यकता पड़ी तो वीडियो भी ले आऊंगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आज से आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो गई, होपफुली आपको मैं आप लोगों को लक्ष्य तक पहुंचा सकूं, है ना। और मेरा ये आपसे वादा है, अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, इस चैनल को फॉलो करेंगे, है ना, जितना भी पढ़ाया जाता है अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप 100% आप अपने टारगेट को पूरा कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।